नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ठाकुर शिव सिंह सेंगर की जो रचना है शिव सिंह सरोज, उसका पार्ट 2 हम लोग कर रहे हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में जो दूसरा नंबर जो आता है वो आता है ठाकुर शिव सिंह सेंगर का। पार्ट 1 आप लोग देख लीजिएगा। मैंने वहाँ पर प्रकाशन वर्ष, रचना का नाम, ठाकुर शिव सेंगर के बारे में, जो उनके गांव हैं उनके बारे में सब कुछ बताया मैंने आपको। वो सब कुछ आप लोग पार्ट 1 में देख लीजिएगा। आज हम करने जा रहे हैं शिव सिंह सरोज के बारे में विशेष तथ्य कि इस रचना में है क्या विशेष तथ्य। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो जो विशेष तथ्य है बताने से पहले मैं आपको समझाऊंगी, लिखने से पहले क्या था कि जो पहला प्रयास था हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का, जो पहला प्रयास था, किसी भाषा की बात नहीं की जा रही है, सिर्फ ये बोला जा रहा है कि हिंदी साहित्य का पहला प्रयास किसने किया था? गारसादा तासी ने। ठीक है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि दूसरा प्रयास किसने किया था, सिर्फ ये किसी भाषा का नाम लेकर नहीं बोला जाएगा, सिर्फ ये बोला जाएगा कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का दूसरा प्रयास किसने किया, तो दूसरा प्रयास किया था ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने। अपनी कौन सी रचना में किया था? शिव सिंह सरोज में। ठीक है, पहला प्रयास किया था गारसादा तासी ने, दूसरा प्रयास किया था ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने। अगर ये पूछ लिया जाए कि हिंदी भाषा में पहला प्रयास किसने किया, क्योंकि आपको याद होगा गारसादा तासी ने फ्रेंच भाषा में लिखा था। प्रयास तो उन्होंने पहला ही किया था, लेकिन जो उनकी भाषा थी लिखने की वो थी फ्रेंच भाषा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर पूछा जाए कि हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का पहला प्रयास किसने किया, तो यहाँ पर आ जाएगा ठाकुर शिव सिंह सेंगर। दूसरा सिर्फ किसी भाषा का नाम ना लेकर पूछा जाए कि दूसरा प्रयास किसने किया, तो ठाकुर शिव सिंह सेंगर होगा। अगर प्रथम प्रयास के बारे में पूछा जाए लेकिन भाषा का नाम दे दिया जाए, हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम प्रयास किसने किया, तो वो ठाकुर शिव सिंह सेंगर हो जाएंगे। दोनों बातों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये दूसरे नंबर पे भी आते हैं और ये पहले नंबर पे भी आते हैं। दूसरे नंबर पर, मैं रिपीट कर रही हूँ, दूसरे नंबर पर तब आएंगे जब किसी भाषा का नाम ना लिया हो, सिर्फ बोला गया हो कि हिंदी साहित्य इतिहास में लेखन का दूसरा प्रयास किसने किया, तो ठाकुर शिव सिंह सेंगर। प्रथम में कब आएंगे? जब आपको भाषा का नाम पूछा जाए। हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किसने किया, तो यह हो जाएंगे ठाकुर शिव सिंह सेंगर। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। इन्हीं बातों को मैं लिख देती हूँ ताकि आपके पास नोट्स बन जाए आपके। तो पहला हमारा आ जाएगा हिंदी। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट रुकिए, लिखते हैं आगे। चलिए, हिंदी साहित्य इतिहास का दूसरा प्रयास, यहाँ किसी भाषा का नाम नहीं लिया जा रहा है, दूसरा प्रयास ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने किया था। ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने अपनी रचना शिव सिंह सरोज में किया था। अपनी रचना शिव सिंह सरोज में किया था। हिंदी साहित्य इतिहास का दूसरा प्रयास ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने अपनी रचना शिव सिंह सरोज में किया था। अब हिंदी भाषा में, ठीक है, हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम प्रयास। यहाँ पे हिंदी भाषा में बात हो रही है। अगर हिंदी भाषा ना लिखा जाए तो हिंदी साहित्यकार का प्रथम प्रयास किसने किया था? गारसादा तासी ने। लेकिन पूछ लिया जाए कि हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम प्रयास किसने किया, तो वो थे ठाकुर शिव सिंह सेंगर। प्रथम प्रयास ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने अपनी रचना
अपनी रचना शिव सिंह सरोज में किया। उम्मीद करती हूँ आपको इन दोनों में जो कंफ्यूजन रहा होगा वो दूर हो गया होगा। तो एक बार देख लीजिए आप लोग इसको। हम विशेष तथ्य कर रहे हैं ठाकुर शिव सिंह सेंगर की रचना शिव सिंह सरोज के बारे में। पहला है हिंदी साहित्य इतिहास का दूसरा प्रयास ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने अपनी रचना शिव सिंह सरोज में किया था। दूसरा है हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम प्रयास ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने अपनी रचना शिव सिंह सरोज में किया। आगे बढ़ते हैं। यहां लिखने से पहले मैं आपको कुछ समझा रही हूं। पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा भाषा काव्य संग्रह, ये आपने पढ़ा होगा। इसको हिंदी भाषा का प्रथम काव्य भी बोल दिया जाता है या प्रथम रचना भी बोल दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? 1873 में महेश दत्त शुक्ल के द्वारा। महेश दत्त शुक्ल के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, यहाँ तीसरा पॉइंट मत डालिए, यहाँ पर नोट करके लिखिए। जहाँ आपका दूसरा पॉइंट था उसी के नीचे नोट करके लिख लीजिएगा। क्या है यहाँ पर, इसमें क्या कंफ्यूजन रहती है कि इसका जो समय है, भाषा काव्य संग्रह का जो समय है वो 1873 है, और जो हमारी ये रचना है शिव सिंह सरोज, इसका जो प्रथम प्रकाश संस्करण है वो कब हुआ था प्रकाशित? 1878 में। सर समझा रही हूँ अभी, 1878 में। ये भी हिंदी भाषा में लिखा गया था पहली बार, ये भी हिंदी भाषा में लिखा गया था पहली बार। जब हिंदी भाषा में पहली बार कोई रचना लिखी गई जिसमें हमारा भाषा काव्य है, ठीक है, इतिहास से संबंधित चीजें हैं, तो इसको हिंदी भाषा का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ मानना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ये ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये लिख लेना है कि भाषा काव्य संग्रह 1873 में महेश दत्त शुक्ल के द्वारा लिखा जरूर गया था, जो कि 1878 से पहले आता है, जो कि 1878 से पहले आता है। इसीलिए कुछ विद्वान भ्रमित होकर इसको हिंदी भाषा का प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप लोग नोट करके इस बात को लिख लीजिएगा। कहते हैं तो मैं आप लिखवा देती हूँ। भाषा काव्य संग्रह 1873 में महेश दत्त शुक्ल के द्वारा भाषा काव्य संग्रह को कुछ विद्वान भ्रमित होकर हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य इतिहास का ग्रंथ मान लेते हैं, जबकि ये गलत है, कि नोट करके लिख लीजिए। हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ शिव सिंह सरोज ही है। शिव सिंह सरोज ही है। ठीक है, इस बात को नोट करके लिख लीजिए आप लोग।
भाषा काव्य संग्रह जो कि 1873 में महेश दत्त शुक्ल के द्वारा लिखा गया था, को कुछ विद्वान भ्रमित होकर हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ मान लेते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, प्रथम ग्रंथ मान लेते हैं, जबकि ये गलत है। हिंदी भाषा में साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ शिव सिंह सरोज ही है। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं थर्ड पॉइंट, डॉक्टर किशोरी लाल ने हिंदी साहित्य लेखन में इस ग्रंथ को, कौन से ग्रंथ की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे बार बार ध्यान रखने की जरूरत नहीं। इस ग्रंथ, हम कौन से ग्रंथ की बात कर रहे हैं, शिव सिंह सरोज के जो ग्रंथ है उसके बारे में। डॉक्टर किशोरी लाल ने हिंदी साहित्य लेखन में इस ग्रंथ को प्रस्थान बिंदु माना है। या डॉक्टर किशोरी लाल ने हिंदी साहित्य लेखन में इस ग्रंथ को प्रस्थान बिंदु को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में भी लिख देती हूं मैं, टर्निंग पॉइंट माना है। ठीक है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त क्या कहते हैं कि हिंदी साहित्य लेखन की जो परंपरा थी, वहां पर क्या हुआ, जो ये ग्रंथ था शिव सिंह सरोज, यहां से टर्निंग पॉइंट आ गया, प्रस्थान बिंदु हो गया स्टार्ट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ इस वाले ग्रंथ में क्या किया गया, उस समय के तत्कालीन हिंदी काव्य संबंधी, इस ग्रंथ में क्या किया गया था पहले समझ लेते हैं। शिव सिंह सरोज में ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने क्या किया कि उस समय के जितने भी हिंदी काव्य जो इधर उधर फैला हुआ था उसको इकट्ठा किया। जब उसको इकट्ठा किया तो उससे फायदा क्या हुआ कि बाद के इतिहासकारों को अलग अलग बुक्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी, उन्होंने इसको पढ़ा और बहुत सारी सामग्रियां उनको हिंदी में मिल गई। ठीक है। आगे बात करते हैं तत्कालीन हिंदी काव्य संबंधी संपूर्ण जानकारी को तत्कालीन हिंदी काव्य संबंधी संपूर्ण जानकारी को एक जगह एकत्रित करने का प्रयास ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने इस ग्रंथ में किया, जो कि एक सराहनीय प्रयास था इससे बाद के इतिहासकारों या साहित्यकारों को सहायता प्राप्त हुई। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा।
डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य लेखन में इस ग्रंथ को प्रस्थान बिंदु यानी कि टर्निंग पॉइंट माना है। तत्कालीन तत्कालीन मतलब उस समय तत्कालीन हिंदी काव्य संबंधी संपूर्ण जानकारी को एक जगह एकत्रित करने का प्रयास ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने इस ग्रंथ में कौन सा, शिव सिंह सरोज में किया, जो कि एक सराहनीय प्रयास था। इसके बाद के इतिहासकारों या साहित्यकारों को सहायता प्राप्त हुई। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5 पर बढ़ते हैं। अपने इस ग्रंथ में ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ, सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ कहाँ से होता है, आदिकाल से। तो चाहे हिंदी साहित्य का प्रारंभ लिखा हो या आदिकाल लिखा हो, बात एक ही है। आदिकाल अपने इस ग्रंथ में ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ या आदिकाल का प्रारंभ कहां से माना है, विक्रम संवत 770 से माना है। ठीक है, इस वाली लाइन से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि आदिकाल का जो प्रारंभ है वो कहां से माना जाता है। अगर सर्वमान्य बोला जाएगा तो उसका आंसर अलग होगा, लेकिन अगर ठाकुर शिव सिंह सेंगर का नाम देकर पूछा जाएगा तो आंसर अलग होगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एक प्रश्न याद हो जाता है कि ठाकुर शिव सिंह सेंगर के अनुसार आदिकाल का प्रारंभ कहां से माना जाता है। अगर विक्रम संवत में लिखा होगा तो 770 विक्रम संवत आ जाएगा, और अगर ईस्वी में पूछा जाएगा तो सभी जानते हैं कि 770 से 57 आपको माइनस कर देने हैं, तो ये बन जाएगा आपका 713 ईस्वी। यहीं पर मैं आपको एक चीज और समझाना चाहूंगी। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कुछ को आता भी है, ऐसा नहीं कहूंगी कि सबको नहीं आता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमें घटाना किसमें से है, 57 संख्या तो याद है, लेकिन घटाए किससे वो याद नहीं रहता, संवत से घटाए या ईस्वी से घटाए। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, संवत देखिए, आप यहाँ पे एक वर्ड देखिए संवत। जब भी हम किसी संख्या को घटाते हैं तो ऐसे बोलते हैं ना, 15 से घटाओ, 19 से घटाओ या 20 से घटाओ। से आता है ना एक शब्द, देखिए से, तो देखिए यहाँ पर भी सा है और यहाँ भी सा है, तो इससे आप याद रखिएगा कि संवत से घटाना है, संवत से घटाना है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, अब आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। कभी भी पूछा जाए कि 57 घटाना किसमें से है, तो किससे से आ रहा है ना, किससे घटाना है, संवत से घटाना है, ईस्वी से नहीं घटाना, संवत से घटाना है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ईस्वी, 713 ईस्वी से माना है। आगे बढ़ते हैं। ये मैं पहले भी लिखवा चुकी हूँ लेकिन दोबारा लिखवा रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इन्होंने, किन्होंने, ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने प्रथम कवि पुष्यदंत को माना है। पुष्यदंत कौन सी शताब्दी के थे ये भी लिख लेते हैं, 7वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी। इन्होंने प्रथम कवि पुष्यदंत को माना है ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने ही भ्रमित होकर पुष्यदंत को
पुष्य या पुंड्र कह दिया था। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी नाम हो, चाहे पुष्यदंत हो, चाहे पुष्य हो, चाहे पुंड्र हो, अगर ठाकुर शिव सिंह सेंगर का नाम देकर पूछा जाएगा क्यों ठाकुर शिव सिंह सेंगर के अनुसार कौन प्रथम कवि है, तो आपको ये बताना है पुष्यदंत, पुष्य या पुंड्र। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। पांचवा पॉइंट है, अपने इस ग्रंथ में ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ, आदिकाल का प्रारंभ विक्रम संवत 770-713 ईस्वी से माना है। 6 पॉइंट, इन्होंने प्रथम कवि पुष्यदंत जो कि 7वीं शताब्दी के थे को माना है। ठाकुर शिव सिंह ने ही भ्रमित होकर पुष्यदंत को पुष्य या पुंड्र कह दिया था। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 7। अब मैं आपको बताती हूँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को भी इतिहास ग्रंथ नहीं माना है। वो कहते हैं कि इतिहास ग्रंथ नहीं है बल्कि क्या है, कवि वृत्त संग्रह है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि उन्होंने क्या बोला है, इसको वृत्त संग्रह बोला है। आपको याद होगा कि गासा तासी का जो इतिहास ग्रंथ था उसको भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ नहीं माना था बल्कि वृत्त संग्रह माना था। आप हमेशा जब भी पढ़ रहे हैं तो उसके पहले वाला जो भी आपने पढ़ा है उससे लिंक करके चलिए, आपको वो भी याद रहेगा और ये भी अपने आप याद हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को भी, क्या आप लिख लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को भी इतिहास ग्रंथ नहीं माना है। इतिहास ग्रंथ नहीं माना है। उनके अनुसार यह ग्रंथ वृत्त संग्रह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा था कि ठाकुर शिव सिंह सेंगर की जो रचना है शिव सिंह सरोज, इसमें 838 कवि भी है और 1003 कवि भी है। 1003 को सही माना जाता है, लेकिन 1003 कवि किसके अनुसार है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। ठीक है, डॉक्टर, इसके लिए मैं आपको पंक्ति भी लिखवाऊंगी अभी। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार तो मैंने पहले इसको लिख दिया है क्योंकि सेंटेंस है पूरा। देखिए, मैं कुछ भी, जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है शिव सिंह सरोज के बारे में, सब कुछ जितना भी मैं डीपली जाकर पढ़ सकती हूँ, जितनी भी मेरे पास सोर्सेज हैं, बुक्स हैं, मैं उनमें से सब कुछ खोज कर ला रही हूँ ताकि हमारा एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो इसको हल्के में मत लीजिए। हमें नहीं पता सच में कि एग्जामिनर क्या पूछ लेगा। अब वो जमाना गया कि आपने ऊपर पढ़ा, रचनाएं पढ़ी, रचना काल पढ़ा, कवियों के नाम पढ़ लिए, कौन सा कवि किस काल में आता है ये पढ़ लिया, समय सीमा पढ़ ली, हो गया। ऐसा अब नहीं है। अब आपको बहुत गहराई में उतरकर पढ़ना होगा। तो मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगी जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है, देखिए, शिव सिंह सरोज में एक सहस्त्र भाषा, एक सहस्त्र लिखा है ना यहाँ पर। तो कभी अगर पेपर में ऑप्शन में एक सहस्त्र लिखा हो कवियों की संख्या को लेकर, तो भी आपको इसको ही टिक कर देना है। ठीक है, एक सहस्त्र भाषा कवियों का जीवन चरित्र है। इन्होंने कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण सहित लिखा है। कवियों का जन्म काल, रचना काल संकेत मात्र है, यह बहुत विश्वसनीय नहीं है। इस ग्रंथ का ऐतिहासिक रूप से कोई भी महत्व नहीं है। ये कथन किसका है, डॉक्टर नगेंद्र का है। किसके बारे में है, शिव सिंह सरोज के बारे में है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके आगे हम पढ़ेंगे शिव सिंह सरोज की कमियों के बारे में।